Hello students, in this video we are going to learn conversion of a firm into limited company। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब एक फर्म को कोई कंपनी टेक ओवर कर लेती है तो उस समय क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। चलो इस टॉपिक को करने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग को जानने जरूरी है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब भी एक कंपनी एक फर्म को ले लेती है तो उस समय फर्म के ऑब्वियस सा बात है बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज होती है। उस समय फर्म के बैलेंस शीट में बहुत सारी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है। तो कंपनी क्या करता है, फर्म के एसेट्स भी ले लेता है और फर्म की लायबिलिटीज भी ले लेती है। तो जो कंपनी है वो फर्म के एसेट्स भी ले लेती है और लायबिलिटीज भी ले लेती है। अब मैं बता रहा हूं कि सपोज जब कंपनी ने फर्म को खरीदा तो उस समय मान लो जो फर्म था, जो पार्टनरशिप फर्म था, उसके बैलेंस शीट में सपोज लैंड एंड बिल्डिंग था 1 लाख पे। उस समय मान लो प्लांट एंड मशीनरी था 1,20,000। तो उस समय ये फर्म का बैलेंस शीट है। और मान लो स्टॉक था 80,000। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं जो बैलेंस शीट में थी फर्म के, उन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। आई होप यू ऑल आर राइटिंग द पॉइंट्स जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट और काम आने वाले वीडियो में। तो जिस समय कंपनी ने फर्म को खरीदा उस समय जो बैलेंस शीट में वैल्यूज है, उन वैल्यूज को अपन बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। लेकिन ये बुक वैल्यू तो बहुत पुरानी है और कंपनी ने तो फर्म को आज खरीदा है। ये बुक वैल्यूज बहुत पुरानी है और कंपनी ने फर्म को आज खरीदा है। तो उस समय ऑब्वियस सा बात है इन सब का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सपोज नया वैल्यू, जो न्यू वैल्यू है, इनको बोलते हैं रीवैल्यूड वैल्यू। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूड फिगर्स। तो उस समय जो न्यू वैल्यू है वो मान लो लैंड एंड बिल्डिंग का है 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी का सपोज 90,000 और स्टॉक का सपोज सेम ही है, स्टॉक का 80,000। तो ये जो न्यू वैल्यूज हैं, जिस दिन कंपनी फर्म को अक्वायर कर रहा है, जिस दिन कंपनी फर्म को अक्वायर कर रहा है, ये जो न्यू वैल्यूज है, लैंड एंड बिल्डिंग 120, प्लांट एंड मशीन 90, स्टॉक 80, ये जो न्यू वैल्यूज है इनको बोलते हैं रीवैल्यूड वैल्यूज। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूड फिगर्स। लेकिन जो वैल्यू बैलेंस शीट में थी फर्म की, जो बहुत सालों से चली आ रही है, उस वैल्यू को अपन बोलते हैं बेटा बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। ओके, अब हम लोग को समझना है कि जब कंपनी एक फर्म को टेक ओवर कर ले रही है, जब एक कंपनी फर्म को टेक ओवर कर ले रही है तो उस समय हम लोग को अकाउंटिंग एंट्री सीखना है। ओके, तो अब मैं इसके लिए एक नॉर्मल स्क्रीन पे कुछ समझाना चाहता हूँ, तो पहले आप लोग अच्छे से समझ लो। अभी तक हम लोगों ने समझा कि बुक वैल्यू किसको बोलती है और रीवैल्यूड फिगर्स किसको बोलते हैं। चलो, अब एक कंपनी जो है वो फर्म को टेक ओवर कर रहा है, फर्म को टेक ओवर कर रहा है, और फर्म को टेक ओवर करने का मतलब है फर्म के एसेट्स को और फर्म के लायबिलिटीज को टेक ओवर करना। तो ऑब्वियस सा बात है कंपनी को फर्म को कुछ पैसा तो देना पड़ेगा। अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको पैसा देना पड़ता है। कोई मशीन खरीदते हो उसके अगेंस्ट में पैसा देना पड़ता है। तो जब भी हम लोग कोई एसेट्स को खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पैसे का फ्लो होगा, जो मनी का फ्लो होगा, वो कंपनी से फर्म को जाएगा और उस फ्लो को बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स में परचेस कंसिडरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? परचेस कंसिडरेशन इज द पेमेंट दैट मस्ट बी मेड बाय द कंपनी टू द फर्म। सर, ये परचेस कंसिडरेशन कैसे निकलता है? मैं बता देता हूँ। परचेस कंसिडरेशन कंपनी देगा फर्म को। इसका नाम परचेस कंसिडरेशन क्यों पड़ा? बिकॉज कंपनी फर्म को परचेस कर ले रहा है, पूरे फर्म को अक्वायर कर ले रहा है, और उसके अगेंस्ट में जो कंसिडरेशन जा रहा है, कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो वो समथिंग इन रिटर्न जो जा रहा है वो कंपनी से जाएगा फर्म को, कंपनी को देना पड़ेगा पैसा फर्म को। बट अब ये सर निकलेगा कैसे?
तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना। परचेज कंसिडरेशन, हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। अब दो बात हो सकती है, या तो क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन आपको दिया हुआ रहेगा, या फिर शायद परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ रहेगा। इससे ज्यादा तो तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। या तो परचेज कंसिडरेशन आपको दिया हुआ रहेगा, या परचेज कंसिडरेशन आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। सर अगर दिया हुआ है, तो सपोज क्वेश्चन में बोल दिया कि कंपनी फर्म को 2 लाख रुपया देगी, कंपनी फर्म को 2 लाख रुपया देगी, और उसके अगेंस्ट में फर्म के सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज ले लेगी। तो अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन है 2 लाख, तो फिर उसका मोड भी दिया हुआ रहेगा, मोड कि कैसे कंपनी वो 2 लाख रुपए चुकाएगी। इफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन, तो उसका मोड भी दिया हुआ रहेगा। अब मोड में हो सकता है जो कंपनी है वो मान लो 60,000 जो है वो फर्म को कैश दे दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 लाख चुकाना है कंपनी को फर्म को, कंपनी को फर्म को चुकाना है टोटल 2 लाख। अब ये 2 लाख कैसे चुकेगा? 60,000 हो सकता है कंपनी कैश दे दे, और उसके बाद लिखा हुआ है सपोज कंपनी जो है 1 लाख रुपीज इक्विटी शेयर्स में चुका दे। कंपनी जो है फर्म को अपने शेयर्स दे देगी, क्या दे देगी? शेयर्स। तो 60,000 कैश में हो गया, और 1 लाख इक्विटी शेयर्स में हो गया। तो टोटल अभी तक पेमेंट हो चुका है 1,60,000 का। लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन सपोज 2 लाख था, तो जो बैलेंस बच गया 40,000, उसके लिए क्वेश्चन बोल देगा कि मान लो वो 6% डिबेंचर्स में कंपनी पेमेंट करेगी, 6% डिबेंचर्स में 40,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो ये मोड हमेशा दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कुछ कैश में, कुछ इक्विटी शेयर में, कुछ प्रेफरेंस शेयर में, तब डिबेंचर नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ कैश में और कुछ इक्विटी शेयर्स में, दोनों में डिबेंचर्स की जरूरत नहीं है। हो सकता है कैश है ही नहीं, खाली इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स है। तो इट कैन बी एनीथिंग, एनी कॉम्बिनेशन। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी वो 2 लाख रुपीज कैसे चुकाने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर परचेस कंसिडरेशन गिवन है, तो उसका मोड भी दिया हुआ रहेगा कि कैसे कैसे चुकाएगी। बट सर व्हाट इफ नॉट परचेस कंसिडरेशन इज नॉट गिवन? अगर परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो हम लोगों को समझना है। तो अभी मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ कि अगर परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा। सर इफ परचेस कंसिडरेशन इज नॉट गिवन, इफ परचेस कंसिडरेशन को मैं पीसी बोलूंगा, पीसी। इफ पीसी इज नॉट गिवन, देन क्या करना है, ध्यान सुन लो। वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स टेकन ओवर बाय द कंपनी, टेकन ओवर बाय द कंपनी। कंपनी ने फर्म की जितनी एसेट्स ले ली, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो कंपनी ने फर्म का लिया है, जो एसेट्स कंपनी ने लिया है। जनरली कंपनी जो है वो कैश और बैंक छोड़ के सब ले लेता है जनरली। अगर क्वेश्चन में दिया है कि कैश और बैंक भी टेकन ओवर हो गया, तब तो वो भी ले लेना है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो ये अज्यूम करेंगे कि कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं हुआ है, बट बाकी सारे एसेट्स टेकन ओवर हो गए। ठीक है? तो वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स टेकन ओवर बाय द कंपनी। बट सर व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू दो है हमारे पास, अभी जो मैंने समझाया, या तो एक बुक वैल्यू होती है और एक रीवैल्यूड फिगर। तो सर बुक वैल्यू लेना है, रीवैल्यूड फिगर? यहाँ पे आप लोगों को लेना है रीवैल्यूड फिगर, नई वैल्यू पे। जो बैलेंस शीट की वैल्यू है वो वैल्यू नहीं लेनी है, बल्कि आपको नया जो वैल्यू है, रीवैल्यूड फिगर, उस फिगर पे आपको ये एसेट्स की सारी वैल्यू जोड़ लेनी है। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का रीवैल्यूड फिगर, प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यू फिगर, स्टॉक का रीवैल्यू फिगर, डेटर का रीवैल्यू फिगर, आप सारी वैल्यू जोड़ लो, और उसमें से आप माइनस कर दो वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर, वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर। और ये भी कौन से वैल्यू पे लेना है? लायबिलिटी भी रीवैल्यूड फिगर पे, लायबिलिटी भी हम लोगों को लेना है रीवैल्यूड फिगर पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हम लोग एसेट्स को प्लस करके लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को बेटा मिल जाएगा परचेस कंसिडरेशन। क्या मिल जाएगा? परचेस कंसिडरेशन। बट ये तभी जब परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ परचेस कंसिडरेशन इज नॉट गिवन, तो ही हम लोगों को ये मेथड यूज करना है। अदरवाइज अगर परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ है, तब हम लोगों को वो
इस ये मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन देन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट दिस मेथड, बट अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा, यार देखो, सबसे पहले सीखा कि कंपनी जो फर्म को टेक ओवर कर लेगी, और जब टेक ओवर कर लेगी तो उस समय फर्म का एक बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा। बैलेंस शीट की जो वैल्यूज है उनको बोलते हैं बेटा बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। लेकिन जिस दिन कंपनी एक्वायर कर रही है फर्म को, उस दिन जो वैल्यूज दिया रहेगा वो है बेटा रीवैल्यूड फिगर्स। क्या फिगर? रीवैल्यूड फिगर। उसके बाद कंपनी जो है फर्म को मुफ्त में तो नहीं ना अडॉप्ट कर लेगा, कंपनी फर्म को मुफ्त में तो एक्वायर नहीं करेगा, तो कंपनी को कुछ पैसा देना पड़ेगा। उस पैसे को बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेस कंसिडरेशन। अब दो बात हो सकती है, या तो परचेस कंसिडरेशन गिवन है या परचेस कंसिडरेशन गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो फिर उसका मोड क्या रहेगा वो हम लोग को पता रहेगा। और अगर नॉट गिवन है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है जो कंपनी ले रही है। बट ये जो एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है, ये हम लोग को लेना है रीवैल्यूड फिगर पे। क्या लेना है? रीवैल्यूड फिगर पे। तो अगर सपोज एसेट्स और लायबिलिटीज माइनस करके यहाँ पे मेरा आंसर आया, मान लो 2 लाख आया सपोज। अब आ गया आंसर। फिर क्वेश्चन में मोड तो हमेशा दिया हुआ रहता है कि ये 2 लाख कंपनी कैसे पे करेगी। तो जैसे सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 2 लाख कैसे कैसे पेमेंट होगा, कैश में होगा, शेयर्स में होगा, डिवेंचर्स में होगा, लाइक, ठीक है। तो बट ध्यान से, हम लोग को मोड तो दिया हुआ रहेगा बट परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ नहीं रह सकता है। तो मैंने निकालना सिखा दिया कि जो एसेट्स कंपनी टेक ओवर कर ले रही है उसमें से लायबिलिटीज की वैल्यू को क्या कर दो? माइनस कर दो एट रीवैल्यूड फिगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूड फिगर। बहुत बार बताने के बाद स्टूडेंट्स बुक वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। समझा मेरा बात? तो हम लोग का निकल जाएगा परचेस कंसिडरेशन। सर इस परचेस कंसिडरेशन का काम क्या है? इतना देर से मैं बता रहा हूँ परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन। सर ये परचेस कंसिडरेशन ना हमारे जर्नल एंट्री में काम आने वाली है। तो परचेस कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन आवर जर्नल एंट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिना परचेस कंसिडरेशन के आप जर्नल एंट्री बना ही नहीं सकते, जर्नल्स कर ही नहीं सकते। ठीक है, इज रिक्वायर्ड इन आवर जर्नल। ओके, परचेस कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन आवर जर्नल। ठीक है, चलो अब हमारे सिलेबस में हम लोग को जर्नल एंट्री सीखना है। और जर्नल एंट्री जो सीखना है बेटा, वो हम लोगों को किसके बुक्स में सीखना है? क्या हम लोगों को फर्म के बुक्स में सीखना है? क्या हमको कंपनी के बुक्स में सीखना है? द आंसर इज बेटा, आपको दोनों के बुक्स में सीखना है। यस, अगर कंपनी टेक ओवर कर ले रही है तो कंपनी का भी अकाउंट बनाना है, जर्नल पास करना है, और फर्म के भी जर्नल एंट्रीज पास करने होंगे। फर्म अपने आप को बंद कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, तो फर्म की भी एंट्रीज पास करनी होगी, और कंपनी के बुक्स में वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लेने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वापस से बता देता हूँ, दोनों की एंट्रीज पास करनी सीखनी होगी, कंपनी के भी और फर्म के भी। कंपनीज के बुक्स में वो एसेट्स और लायबिलिटीज ले लेगी, उसकी एंट्रीज, और फर्म एक लंबा प्रोसेस फॉलो करेगा, खुद को बंद करेगा और कंपनी को सौंप देगा। तो फर्म के बुक्स में भी हम लोग को जर्नल एंट्री सीखने पड़ेगी। किसकी एंट्रीज ज्यादा इजी है? द आंसर इज कंपनी के जर्नल एंट्रीज बहुत आसान है। कंपनी के जर्नल एंट्रीज में हार्डली 3 to 4 एंट्रीज होती है, वो बहुत आसान है। क्या फर्म की एंट्रीज मुश्किल है? ना बाबा ना, फर्म की एंट्रीज भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी कंसेप्चुअल है, आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आई होप अभी तक आप लोगों को लेक्चर पूरा समझ में आ रहा होगा। कभी भी कोई डाउट हो, यू कैन कॉल, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। द डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ वगैरह जो चाहिए सब डिटेल्स हैं। चलो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी अक्वायर कर रही है उसके बुक्स में क्या एंट्री हम लोग को करनी पड़ेगी? ठीक है, तो सबसे पहले पहली एंट्री, जितने भी एसेट्स हैं जो कंपनी टेक ओवर कर ले रही है, रिपीट, जितना भी एसेट्स कंपनी टेक ओवर कर ले रहा है वो सारे एसेट्स डेबिट हो जाएंगे बेटा। जितने भी एसेट्स कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं वो सारे के सारे एसेट्स डेबिट हो जाएंगे। सपोज कंपनी ने फर्म का लैंड एंड बिल्डिंग लिया, तो कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर देगी। कंपनी ने अगर फर्म का प्लांट एंड मशीनरी लिया तो प्लांट एंड मशीनरी भी डेबिट हो जाएगा। कंपनी ने अगर फर्म का फर्नीचर लिया बेटा तो फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा। कंपनी ने अगर फर्म का स्टॉक लिया तो स्टॉक भी क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी ने अगर फर्म के डेटर्स लिए तो डेटर्स भी डेबिट हो जाएंगे। ये सारे एसेट जो कंपनी फर्म का ले ले रहा है, सारा एसेट्स क्या हो जाएगा? डेबिट। बट सर कौन से वैल्यू पे? क्या वो वैल्यू पे जो फर्म का बैलेंस शीट में था, या वो नई वैल्यू पे? द आंसर इज बेटा नई वैल्यू पे, यानी रीवैल्यूड फिगर पे, रीवैल्यूड फिगर पे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रीवैल्यूड फिगर पे हम लोगों को सारी एसेट्स को डेबिट कर देना है, और इसी तरह जितनी लाइबिलिटीज फर्म ने कंपनी ने ले ली उन सबको क्रेडिट कर देंगे। सपोज कंपनी ने फर्म के क्रेडिटर्स लिए तो टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल अगर बिल्स पेबल है, एंड सो ऑन। ये भी कौन सा वैल्यू पे? रीवैल्यूड फिगर, रीवैल्यूड फिगर। तो ऑल एसेट्स डेबिट एंड ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट, all assets debit and all liabilities credit at which value? At book value। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, अगर मान लो टोटल एसेट्स का जो बैलेंस है, डेबिट में एक साथ एक बार लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं करेंगे अपन ऐसा। सपोज एसेट्स का वैल्यू है 3 लाख टोटल, और उसके बाद टोटल मान लो लाइबिलिटीज का बैलेंस है 1 लाख, ठीक है? तो इसका मतलब फर्म के टोटल एसेट जो कंपनी ने एक्वायर किए हुए 3 लाख, और फर्म की जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 1 लाख। तो इसका मतलब कंपनी को फर्म को देना पड़ेगा, यस और नो? कंपनी को फर्म को पैसा देना पड़ेगा, और कंपनी जो फर्म को जो पैसा देता है उसको हम लोग को पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। तो वो परचेज कंसिडरेशन तो ऑलरेडी हम लोग निकाल ही लेंगे, और वो परचेज कंसिडरेशन तो ऑलरेडी हम लोग निकाल ही लेंगे, और वो 2 लाख, यस और नो? अगर आप परचेज कंसिडरेशन निकालोगे तो 2 लाख ही आएगा ना, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन में तो सारा रीवैल्यूड फिगर पे निकला था। आप ध्यान से देखो, परचेज कंसिडरेशन में तो ऐसे ही निकला था, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। चेक करो जो मैंने बताया था, ये देखो परचेज कंसिडरेशन जो निकाले थे हम लोग, वो ऑल एसेट जो टेकन ओवर हुआ और जो लायबिलिटीज टेकन ओवर माइनस कर दिए, तो 2 लाख बचेगा। तो ये देखो मैंने तो वही लिखा है, एसेट जो टेकन ओवर होगा वही लेना है। मतलब जो आपने वर्किंग नोट बनाया था परचेस कंसिडरेशन का, जिन एसेट्स को आपने वहां डाला, सेम वही एसेट्स यहाँ डेबिट करने हैं, और जिन लाइबिलिटीज को आपने माइनस किया वहां पे, वही लाइबिलिटीज यहाँ पे क्रेडिट करनी है। तो अगर एक बार का परचेस कंसिडरेशन निकल गया, उसको देख के आप जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो, बिकॉज वही एसेट जो कंपनी ने फर्म के लिए, वही आप परचेस कंसिडरेशन में एसेट्स लोगे, और लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं ना परचेस कंसिडरेशन में। तो यहाँ पे भी तो लाइबिलिटीज क्रेडिट हो रही है, वही लाइबिलिटी जो वहां हम लोगों ने वर्किंग नोट में बनाई है, और परचेस कंसिडरेशन माइनस करोगे तो 2 लाख आएगा वहां पे, यहाँ पे भी 2 लाख ही आ रहा है। तो आप ये वाली जो एंट्री है एकदम सीधा का सीधा वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जो परचेस कंसिडरेशन का आप नोट बनाओगे ना सबसे पहले, वो एकदम वहां से कॉपी कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा सर, बहुत बार हो सकता है कि परचेस कंसिडरेशन आपको 2 लाख नहीं दिया है, परचेस कंसिडरेशन जो है क्वेश्चन के अनुसार दे दिया। याद है मैंने बोला था, अगर परचेस कंसिडरेशन गिवन है तब क्या करोगे? अगर आप खुद निकाल रहे हो परचेस कंसिडरेशन, तब तो ये एंट्री टैली कर जाएगी। मेरा बात ध्यान रखो, अगर आप खुद परचेस कंसिडरेशन निकाल रहे हो तब तो एंट्री टैली कर जाएगी 100%। बट अगर आप खुद नहीं निकाल रहे हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब तो आप वो वर्किंग बनाओगे नहीं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज वाली। तब क्या करेंगे? तब क्या करोगे? तब आपको वही परचेस कंसिडरेशन लेना पड़ेगा जो दिया हुआ है। सपोज दिया हुआ है 2,50,000, तो आप वो परचेस कंसिडरेशन ले लोगे, तो अब वो परचेस कंसिडरेशन ले लोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो लेने से आपकी एंट्री टैली नहीं हो रही है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डेबिट में 3 लाख है और क्रेडिट में 3.5 लाख है, तब डिफरेंस बच जाएगा, यस और नो? तो अगर परचेस कंसिडरेशन गिवन है, गिवन था कि 2.5 लाख है, और आपने वो ले लिया, और वो लेने के बाद आपकी एंट्री टैली नहीं हो रही है, तब अगर डेबिट में बैलेंस आपका बच रहा है, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा बेटा गुडविल अकाउंट डेबिट। वो जो बैलेंस बचेगा डेट विल बी ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट 50,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो उसको अपन गुडविल में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? गुडविल में। लेकिन अगर क्रेडिट में बैलेंस बचेगा, किस में बचेगा? क्रेडिट में बैलेंस बचेगा। सर क्रेडिट में कैसे बचेगा? क्रेडिट में बिल्कुल बच सकता है, अगर सपोज आपको परचेस कंसिडरेशन उन्होंने दे दिया 1,80,000 का, तब आप चेक करो 3 लाख डेबिट में है और 2,80,000 क्रेडिट में है, तब आपका क्रेडिट में बैलेंस बचेगा, और अगर क्रेडिट में बचेगा तो उसको अपन बोल देंगे बेटा कैपिटल रिजर्व। क्या बोल देंगे? कैपिटल रिजर्व। कितना? 20,000। बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, ठीक है? तो देखो वापस समझाता हूँ, अगर अपन को कंपनी का एंट्री करना है, हम लोग अभी कंपनी का एंट्री सीख रहे हैं जिस कंपनी ने फर्म को टेक ओवर किया, तो आंख बंद कर लेना, कंपनी ने जितने एसेट्स टेक ओवर किए सारे डेबिट कर दो, कंपनी ने जितनी लायबिलिटीज टेक ओवर की सारी क्रेडिट कर दो,
और जो परचेस कंसिडरेशन है वो लिख दो। अगर आपने परचेस कंसिडरेशन खुद निकाला था तब तो एंट्री टैली कर जाएगी, लेकिन अगर आपने परचेस कंसिडरेशन नहीं निकाला था और क्वेश्चन में दिया हुआ था तो वो लेना पड़ेगा। अगर वो लेने के बाद आपकी एंट्री टैली रहती है तब तो इट्स ओके, बट अगर कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस चला जाएगा गुडविल में अगर डेबिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट में बच रहा है बैलेंस तो वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर ना? तो चलो, ये पहली एंट्री थी कंपनी के बुक्स में। एक बार मान लेते हैं कोई गुडविल नहीं और कोई कैपिटल रिजर्व नहीं था, हमारा परचेस कंसिडरेशन सपोज 2 लाख ही था। तो अगर अपना परचेस कंसिडरेशन 2 लाख था तो एंट्री टैली रह जाएगी। नाउ सेकंड एंट्री क्या करना है सर? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे टू परचेस कंसिडरेशन नहीं लिखोगे, यहाँ पे ना टू परचेस कंसिडरेशन नहीं लिखोगे, सॉरी, आपको ये लिखना होगा टू लिक्विडेटर ऑफ द फर्म। वैल्यू परचेस कंसिडरेशन का लिखोगे बट लिखोगे बेटा लिक्विडेटर ऑफ द फर्म, लिक्विडेटर ऑफ द फर्म, ठीक है? तो जो परचेस कंसिडरेशन रहेगा वहां पे टू परचेस कंसिडरेशन नहीं लिखना, आपको लिखना है टू लिक्विडेटर ऑफ द फर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट हाँ, अगर कोई डिफरेंस रहेगा तो डिफरेंस या तो गुडविल के साथ एडजस्ट होगा या कैपिटल रिजर्व के साथ एडजस्ट होगा। चलो सर, व्हाट विल बी द सेकंड एंट्री? सेकंड एंट्री में हम लोगों को करना है, जिस लिक्विडेटर को हम लोगों ने क्रेडिट किया उसको वापस डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ द फर्म को वापस से डेबिट कर देंगे 2 लाख से, जितना का पेमेंट करना है। अब सर ये पेमेंट कैसे करेंगे? वो सारी चीजें क्रेडिट हो जाएगी। सपोज फर्म ने कैश दिया 60,000 का, तो 60,000 कैश क्रेडिट हो जाएगा। फर्म अगर इक्विटी शेयर्स दे रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। मान लो फर्म ने डिसाइड किया कि चलो इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे 1 लाख का, उसके अब चलो फर्म ने डिसाइड किया कि जो बाकी है वो 6% डिबेंचर से चुका देंगे अपन, तो डिबेंचर जो है वो मान लो क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। तो इस तरह से हमारी एंट्री खत्म। क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये दो तो एंट्री है किसके बुक्स में? कंपनी के बुक्स में। बट मेहनत करना पड़ेगा, पहले आपको परचेस कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा अगर नहीं दिया हुआ है तो, उसके बाद ही आप कंपनी के एंट्रीज पास कर सकते हो। सर क्या कोई और एंट्री आ सकती है कंपनी के बुक्स में? एक एंट्री और आ सकती है बट वो मैं आगे सम्स में आपको समझाऊंगा। बट ये दो एंट्री तो बहुत कॉमन है, जो आनी है आनी है, जो आपको करनी करनी है। उसके बाद एक एंट्री डिपेंड करता है कि वो होगा कि नहीं होगा, जो कि मैं सम्स के बेसिस पे बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं एक सम्स लेने वाला हूँ, और वो सम्स जो है वो एकदम अच्छा से समझना आप लोग, ओके? चलो, वी हैव अ सम इन आवर स्क्रीन। देखो, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखा है एक कंपनी थी सॉमसन्स लिमिटेड, यस और नो? अ कंपनी सॉमसन्स लिमिटेड, उसने अग्री किया कि वो टू परचेज द बिजनेस ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू ब्रदर्स के सोम एंड डी सोम। तो सॉमसन लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस खरीद लेगा, किसका? सोम का, के सोम और डी सोम। तो जिस दिन उसने ऐसा डिसाइड किया उस दिन सोम की जो बैलेंस शीट है, फर्म की जो बैलेंस शीट है, मतलब सोम की जो बैलेंस शीट है, उसके डिटेल्स देखो क्या क्या है। खरीदेगा बेटा सॉमसन्स लिमिटेड, यानी कंपनी खरीदेगी। किसका बैलेंस शीट, किसका फर्म खरीदेगी? के सोम और डी सोम का। तो ध्यान रखना है यहाँ पे सॉमसन्स लिमिटेड को परचेस कंसिडरेशन चुकाना पड़ेगा, फर्म को चुकाएगी वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले उस दिन के सोम का बैलेंस था 76,000 और डी सोम का बैलेंस था 58,000 कैपिटल बैलेंसेस। उसके बाद बेटा दोनों के कुछ रिजर्व्स थे 30,000 के, कुछ क्रेडिटर्स थे और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। तो ये बैलेंस शीट की बेटा लायबिलिटीज की डिटेल जो कि है 2,04,000। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, इनके एसेट्स की जो डिटेल्स है वो है लैंड 47,000, प्लांट एंड मशीनरी 28,000, फर्नीचर 7,000, स्टॉक 62,000, डेटर और कैश। तो बैलेंस शीट टैली हो गया। आगे क्या लिखा है बेटा? अच्छा, ये पढ़ाने से पहले मैं पूछता हूँ, ये जो वैल्यूज है बेटा, ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को अपन क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू, यस और नो? बुक वैल्यू, ठीक है। चलो, the company agreed to take over the liabilities and all the assets। कंपनी ने डिसाइड किया, सॉमसन्स लिमिटेड जो कंपनी है उसने डिसाइड किया कि वो लायबिलिटीज और एसेट्स ले लेंगी, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ कैश। ये कैश जो है बेटा ये टेक ओवर नहीं होगा। बाकी ये 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 बाकी के पांचों एसेट्स टेक ओवर हो जाएंगे,
बट कंपनी कैश को टेक ओवर नहीं करेगा। अच्छी बात है। द अग्रीड परचेज प्राइस बिंग, परचेज प्राइस मतलब परचेज कंसिडरेशन बिंग 1,80,000। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी परचेज कंसिडरेशन हम लोगों को दे दिया। परचेज कंसिडरेशन बेटा निकाल के दे दिया, कितना रुपया? 1,80,000। तो क्या हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा? वो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, द आंसर इज नो बेटा, क्योंकि परचेस कंसिडरेशन दे दिया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये 1,80,000 जो कैसे कंपनी चुकाएगी वो भी देख लेते हैं। बिकॉज कंपनी ने खरीदा है फर्म को, तो कंपनी को फर्म को पैसा चुकाना पड़ेगा। तो कंपनी कैसे चुकाएगी देखते हैं। टू बी सेटिस्फाइड एज टू 1/4 इन कैश। तो ये जो 1,80,000 है, इसका 1/4 जो कि होता है बेटा 45,000। ये 45,000 रुपया जो है वो कंपनी कैश में चुका देगी। किस में चुका देगी? कैश में। एंड 3/4 जो बच गया, यानी 1,35,000 बच गया ना। 1,80,000 अगर आप 3/4 करते हो तो बचेगा 1,35,000। तो ये जो 3/4 बच गया, बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कंपनी ये इक्विटी शेयर्स में चुकाएगा। किस में चुकाएगा? इक्विटी शेयर्स में। बट ध्यान से सुनना, फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 12.5 पर शेयर। कंपनी ये फेस वैल्यू में नहीं चुका रहा है, कंपनी 10 रुपया के फेस वैल्यू को 12.5 में दे रहा वो लोग को। तो पहले चेक करो कितना रुपया चुकाना है इक्विटी शेयर्स में। इक्विटी शेयर्स में 1,35,000 चुकाना है। जो कैश में चुकाना है वो तो क्लियर है, उसको लेके कोई झमेला ही नहीं है। कैश में 45,000 ही चुकाना है। बट इक्विटी शेयर्स कंपनी को 1,35,000 चुकाना है। बट वो कंपनी डिवाइड बाय 10 करके नहीं, 12.5 करके दे रहा है। तो कितने शेयर्स कंपनी को देने पड़ेंगे? 1,35,000 जो है कंपनी टोटल चुकाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और 1,35,000 कंपनी हर शेयर का 12.5 रुपया दे रही है। तो टोटल कंपनी को 10,800 शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, कंपनी को टोटल 10,800 शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को समझ में आ जाएगा ना कि 10,800 जो शेयर्स कंपनी दे रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर वर्किंग कर देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पे देखो 10,800 जो कंपनी शेयर्स दे रहा है ना, ये 10,800 जो शेयर्स दे रहा है, तो उसमें मतलब समझ में आ जाएगा कि देखो इसको अगर आप इंटू 10 कर दोगे ना, तो मतलब इतना तो कंपनी फेस वैल्यू से चुका रहा है। और वापस से अगर 10,800 इंटू जो एक्स्ट्रा 2.5 रुपया था, 2.5 रुपया था ना, टोटल 12.5 था, उसमें 10 तो फेस वैल्यू का है और 2.5 रुपया प्रीमियम का है। तो ये जो एक्स्ट्रा 27,000 आएगा ना, ये कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से चुका रहा है। कहां से चुका रहा है? प्रीमियम से। और ये तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल से चुका रहा है। ये मैं नहीं करता। अगर कंपनी 10 का शेयर 10 में देता तो मैं सीधा 1,35,000 ही समझता। बट क्योंकि ये एक्स्ट्रा में चुका रहा है थोड़ा, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बाइफर्केशन करना पड़ा कि कितना इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा और कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, उसके बाद फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया। और जो एक्स्ट्रा 2.5 रुपया है, नॉट टू 12.5, जो एक्स्ट्रा 2.5 रुपया है वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सिक्योरिटीज प्रीमियम को निकालने की तरीका और है। आपको पता था कि टोटल 135 टोटल चुकाना है, उसमें से आपका तो फेस वैल्यू आ ही चुका है ना 1,08,000। तो जो बैलेंस बचेगा 27,000 वो कंपनी तो प्रीमियम से चुकाएगा। डेट विल बी पेड बाय प्रीमियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर, तो हम लोग को मोड ऑफ डिस्चार्ज पता चल गया। मोड ऑफ डिस्चार्ज क्या, देखो पीसी टोटल था बेटा 1,80,000। उसका मोड क्या क्या है, उसका मोड एक बार चेक कर लेते हैं। मोड में बेटा ये रहा, कैश 45,000, यस और नो? कैश 45,000। और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में वैसे तो टोटल 135 जाएगा, वैसे तो टोटल 135 जाएगा। बट ध्यान रखना, फेस वैल्यू वाला अलग कर लो और सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अलग कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अलग कर लो। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया कि टोटल 180 कैसे चुकने वाला है। कैश में 45, इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू पे 1,08,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम पे 27,000। क्लियर? तो अब अपन जर्नल एंट्री करेंगे। आ जाओ बेटा। सर, कंपनी मेड द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स टेकन ओवर व्हेन ब्रिंगिंग देम इनटू बुक्स। कंपनी ने एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया। जो लैंड पहले 47 पे वैल्यू था, उसका वैल्यू बढ़ के देखो बेटा कितना हो गया, 62। जो प्लांट मशीनरी बुक वैल्यू 28 था जिसका, उसका बुक वैल्यू हो गया 25,000।
जो फर्नीचर 7,000 था बेटा उसका बुक वैल्यू हो गया 5,000। जो स्टॉक था 62,000 उसका वैल्यू हो गया 58,000। और जो डेटर्स था 55 उसका वैल्यू हो गया 50,000। इस वैल्यू को बेटा वैल्यू बोलते हैं रीवैल्यूड फिगर। क्या बोलते हैं? तो मैंने बताया था अभी कंपनी का एंट्री सिखा रहा हूं मैं। किसका सिखा रहा हूँ? कंपनी का। तो जब कंपनी का एंट्री करते हैं तो सारे एसेट जो टेकन ओवर हो गए वो डेबिट हो जाएंगे। यस और नो? जो एसेट्स टेकन ओवर हो गए वो डेबिट हो जाएंगे। और इस सम्स में हम लोग को पीसी निकालने की जरूरत नहीं आई, ठीक है ना? पीसी निकालने की जरूरत नहीं आई बिकॉज पीसी दिया हुआ था, वर्ड दिया हुआ था, द अग्रीड परचेज प्राइस बिंग 180। तो हम लोगों का मेहनत कम हो गया। और ध्यान रखना अगर पीसी दिया हुआ है तो चांस है कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ सकता है। बट अगर आप खुद से पीसी निकालोगे तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है? अनलेस एंड अनटिल कोई पुराना गुडविल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि फर्म के बुक्स में पुराना गुडविल है। मैं जो बैलेंसिंग फिगर वाला गुडविल था उसका बात कर रहा हूँ कि डेबिट में ज्यादा बच जा रहा है, क्रेडिट में बच जा रहा है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो चलो अपन पहले एंट्री करते हैं। देखो सारे एसेट्स को रीवैल्यूड फिगर में लेना है। देखो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रीवैल्यूड फिगर 62,000। यस और नो? प्लांट एंड मशीनरी का बेटा रीवैल्यूड फिगर 25,000 देख लो। यस और नो? फर्नीचर का रीवैल्यूड फिगर 5,000। यस और नो? ये रहा फर्नीचर। ध्यान सुनो, अभी इस वैल्यूज का कोई काम नहीं है। जो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज है उसका कोई काम नहीं। देखो मैं कितना गंदा तरह से काट रहा हूँ बिकॉज इनका भी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक की रीवैल्यूड फिगर 58,000। तो ये 58,000 स्टॉक की वैल्यू। डेटर्स 50,000। तो डेटर्स ये देखो 50,000। ठीक है? अभी गुडविल बाद में देखेंगे, ये बात का बात है। उसके बाद जो लायबिलिटीज क्रेडिट हो, जो नई वैल्यूज है, तो लायबिलिटीज के लिए कुछ बोला नहीं है तो अब अज्यूम करेंगे जो लायबिलिटीज है वो टेक ओवर हो गया। और ध्यान रखना लायबिलिटीज मतलब ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी टेक ओवर होती है। कभी भी एक कैपिटल और रिजर्व्स वाली चीज कभी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है ना? ये इनका पेमेंट होता है बेटा। तो ये कभी ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर होगी हमेशा बाहर की लायबिलिटीज। एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सब पेमेंट होता है। ये सब जो है टेक ऑन ओवर होता है। ठीक है? तो कुछ नहीं बोलेगा तो ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी। हमको इन लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल रिजर्व्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज ही ट्रांसफर होती है। तो क्रेडिटर्स जो है वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि रीवैल्यूड फिगर दिया हुआ नहीं है। अगर बोलता क्वेश्चन में कि क्रेडिटर्स विल बी वैल्यूड एट 7,000 लेस, क्रेडिटर्स विल बी वैल्यूड एट 7,000 लेस, तो अभी क्रेडिटर्स 37,000 है ना, मैं उसमें 7,000 कम करके लिख देता। ठीक है? तो बट अभी तो कुछ बोला नहीं ऐसा। तो जो बुक वैल्यू है जैसे क्रेडिटर्स का 37, तो 37 ले लेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 तो 3,000 ही ले लेंगे। देख लो यहाँ पे। तो ये देखो क्रेडिटर्स जो है बेटा 37,000। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो बेटा, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ये 3,000। ओके? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000। क्लियर हो गया मेरा बात? अच्छा, और उसके बाद मैंने बोला था बेटा जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो भी आएगा टू लिक्विडेटर ऑफ द फर्म बोल के। देखो टू लिक्विडेटर ऑफ द फर्म, परचेज कंसिडरेशन 1,80,000। यस और नो? तो ऐसा करने से आपको पता चलेगा बेटा, इन सबको प्लस करके अगर इन सबको माइनस करोगे ना तो यू विल फाइंड अ डिफरेंस। डेबिट में डिफरेंस बचेगा तो वो डिफरेंस जो बेटा गुडविल में चला जाएगा। ये देखो, ये देखो। मैंने बोला भी था कि अगर गुडविल कब आएगा जनरली, जब वो लोग खुद से परचेस कंसिडरेशन दिया है। अगर आप निकालोगे परचेस कंसिडरेशन तो कभी भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है? तो पहली एंट्री आई होप क्लियर आपको। पहली एंट्री में सारी एसेट्स डेबिट कर दो। जो टेक ओवर हुआ है, कैश बैंक तो मना कर दिया था इसलिए कैश बैंक लिए नहीं हम लोग। और जो लायबिलिटीज नहीं बोला है कुछ, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज तो टेक ओवर होगा ही, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन। और उसके बाद परचेस कंसिडरेशन जो वो क्रेडिट हो जाएगा, क्या बोल के बेटा? लिक्विडेटर ऑफ द फर्म बोल के 1,80,000। क्लियर होगा? फिर सेकंड एंट्री मैंने बोला था जो क्रेडिट हुआ लिक्विडेटर वो डेबिट हो जाएगा। देखो, तो लिक्विडेटर ऑफ द फर्म अकाउंट डेबिट 180। अब इसको क्या क्या चुका रहे, तो देखो कैश या चेक से कितना चुका रहे थे याद है आपको? 45,000। तो देखो बैंक क्रेडिट हो गया 45,000। हमारे फेस वैल्यू 1,08,000 आया था ना, मैंने बोला था अलग कर लो। तो देखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,08,000 आ गया। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 27,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन वन खत्म। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी हमने सीख लिया। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी हमने सीख लिया है। समझा मेरा बात? बहुत आसान था यो, बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है?
क्लियर। मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करूंगा। लेक्चर 2 में आपको दिखाऊंगा कि अगर हमको यही सम्स को फर्म के बुक्स में करना होता तो हम लोग क्या एंट्रीज पास करते, ठीक है। तो लेक्चर 2 में अपन डिस्कस करेंगे यही सम्स को कि अगर सेम टू सेम सम्स फर्म के बुक्स में एंट्री करना होता तो कैसे करते, और उसके अलावा एक दो सम्स और डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में, ठीक है। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा एंड आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू।